हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग आईकेएस यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसका एग्ज़ाम 2025 में संत जेवियर कॉलेज मोहाडांडा में हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। और आप लोगों का जो आईकेएस का पेपर होगा सेम इसी पैटर्न में होगा, 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और आप लोगों का समय जो रहेगा वो 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है। जो संत जेवियर कॉलेज मोहाडांडा है और आप लोगों का जो कॉलेज है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो चलता है वो दोनों जो है एक ही यूनिवर्सिटी के द्वारा चलता है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का सिलेबस दोनों सेम है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इससे पहले मैं जो 200+ क्वेश्चन है आईकेएस का वो सभी करवा दिया हूँ। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है कि आईकेएस का क्या अर्थ है, यानी कि आईकेएस का फुल फॉर्म पूछा है। और मैं जो क्वेश्चन कराया था उसी से सारा सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि आप उस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, तो वो जितना मैं क्वेश्चन बताया हूँ सभी वीवीआई होने वाला है, तो सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आईकेएस का क्या फुल फॉर्म होता है, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आईकेएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आईकेएस के दायरे में क्या शामिल है, तो दर्शन शास्त्र भी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी है, कला और साहित्य भी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आईकेएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान सृजन और संरक्षण, ठीक है। आईकेएस का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आईकेएस के अंतर्गत कौन सी भारतीय प्रणाली चिकित्सा पर केंद्रित है, तो आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा पर केंद्रित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आईकेएस के अंतर्गत कौन सी प्रथा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जुड़ी हुई है, तो आप लोग जो योगा करते होंगे वो योगा क्यों करते हैं, तो आप लोगों का शरीर स्वस्थ रहने के लिए, मन साफ रहने के लिए, ठीक है। तो मानसिक किससे लिए हो जाएगा, तो योगा से संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आईकेएस में निम्नलिखित के बारे में ज्ञान शामिल है, तो किसके बारे में ज्ञान शामिल है, तो यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आईकेएस में निम्नलिखित के बारे में ज्ञान शामिल है, तो कृषि के बारे में भी शामिल है, वास्तुकला भी और खगोल विज्ञान भी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी में जो है वो आईकेएस का बारे में शामिल है ज्ञान, जो आईकेएस का बारे में ज्ञान है वो सभी शामिल है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से किसे आईकेएस का घटक नहीं माना जाता है, तो क्वांटम भौतिकी, जो क्वांटम भौतिकी है उसको आईकेएस का घटक नहीं माना जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ। यदि आप उस क्वेश्चन को देखे होंगे, उस वीडियो को देखे होंगे, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने वाला है, सभी राइट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को बता रहा हूँ कि 50 में 45+ कहीं नहीं जाने वाला है, आप यदि वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को ज्ञान प्रणालियों का आधार माना जाता है, तो वेद, वेद को ही जो जो भारतीय लोग हैं उसको क्या मानते हैं, प्राचीन ज्ञान, ठीक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ किसका कौन है, वेद है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ खगोल विज्ञान, गणित और दर्शन के मिश्रण वाले अंतर विषयक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का आर्यभट्टिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन कृषि में आईकेएस को दर्शाता है, तो पारंपरिक सिंचाई का जो विधियाँ है वो आईकेएस में कृषि को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस भारतीय विद्वान के कार्य ने भाषा विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र को जोड़ा है, तो जो पनिनी थे, पनिनी का जो व्याकरण था उसमें जो था विज्ञान था, दर्शन और तर्कशास्त्र सभी को जोड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आईकेएस में खगोल विज्ञान का गहरा संबंध निम्नलिखित में से था, किससे था, तो अनुष्ठान, पंचांग निर्माण और कृषि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आईकेएस का कौन सा क्षेत्र ध्वनि, गणित और अध्यात्म को जोड़ती है, तो कौन हो जाएगा, संगीत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सी पारंपरिक पद्धति स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा, आहार और जीवन शैली को एकीकृत करती है, तो जो आयुर्वेद है, ठीक है, आयुर्वेद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आयुर्वेद भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति किसका भाग है, तो आयुर्वेद किसका भाग है, तो अथर्ववेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चरक संहिता का ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित है, तो चरक संहिता का जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, आयुर्वेद से। अब पूछेगा कि सुश्रुत संहिता का ग्रंथ किससे संबंधित है, तो शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि पनिनी का अष्टाध्यायी, जो पनिनी का बुक अष्टाध्यायी है, निम्नलिखित का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका स्रोत है? तो व्याकरण और भाषा। जो पनिनी का जो बुक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, उसमें व्याकरण और भाषा के बारे में वहाँ पर वर्णन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता का मुख्य रूप से ज्ञान का स्रोत है क्या है? सर्जरी, अभी ने बताया सर्जरी या शल्य चिकित्सा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन ग्रंथ का भारतीय वास्तुकला ज्ञान का प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो वास्तुशास्त्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सा है? तो आर्यभट्टीय हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भास्कराचार्य का लीलावती का विषय क्या है? तो लीलावती पूछेगा तो अंकगणित, और बीजगणित पूछेगा तो यहाँ पर बीजगणित। ठीक है। यदि पूछेगा कि भास्कराचार्य के बीजगणित का विषय क्या है, तो बीजगणित हो जाएगा, और लीलावती पूछेगा तो अंकगणित। ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा पूछेगा तो सुश्रुत संहिता, और पूछेगा कि आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो आयुर्वेद पूछेगा तो चरक। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आयुर्वेद में 120 से अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों का वर्णन किसने किया? तो जहाँ भी शल्य चिकित्सा मिलेगा वहाँ पर सुश्रुत मार देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से केंद्रित है किससे है? तो जो चरक संहिता है वो किससे है? आंतरिक चिकित्सा पर। चरक संहिता किससे पर है, किस पर आधारित है? तो आंतरिक चिकित्सा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्षा जल संचयन को सबसे पहले किस भारतीय राज्य में अनिवार्य किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु में सबसे पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस रेगिस्तानी क्षेत्र में छत पर वर्षा जल संचयन का लंबी परंपरा है? तो थार रेगिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चिपको आंदोलन ने अप्रत्यक्ष रूप से किसको बढ़ावा दिया था? तो जल को। ठीक है। जो चिपको आंदोलन हुआ था वो प्रत्यक्ष रूप से तो वन को दिया था बढ़ावा, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से दिया था किसको? जल को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चेकडैम को टिकाऊ माना जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं? तो मृदा अपरदन को रोकते हैं, यानी कि जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकता है, और भूजल पुनर्भरण करते हैं। ठीक है। यानी कि अ और ब जो हो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्रे वाटर पुनर्चक्रण मुख्यतः किसके लिए लागू होता है? तो बागवानी और फ्लशिंग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी टिकाऊ सिंचाई विधि वर्षा की नकल करती है? तो जो स्प्रिंकलर सिंचाई है, स्प्रिंकलर। ठीक है। जो ऐसा पाइप होता है, यहाँ पर पानी 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 बिकता है, इससे आप लोग देखा बगान में लगाया हुआ रहता है, तो वो जो उसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई। क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर सिंचाई। और यह जो है वर्षा की कॉपी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सतत या टिकाऊ जल प्रबंधन का सिद्धांत है? तो अपव्यय को कम करना और पुनर्भरण सुनिश्चित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पारंपरिक प्रथा आधुनिक सतत विकास लक्ष्यों के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती है? तो वर्षा जल संचयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। नालंदा कहाँ है? तो नालंदा कहाँ पर है? बिहार में है। नालंदा किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। और पूछेगा कि नालंदा को किसने नष्ट किया था? तो कौन किया था? बख्तियार खिलजी। ठीक है। और पूछेगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका एक पुस्तकालय था, उसका क्या नाम था? तो धर्मकुंज नाम था। ठीक है। सभी को याद कर लीजिएगा। और पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर पढ़ाते थे? तो पाकिस्तान के जो तक्षशिला विद्यालय है वहाँ पर पढ़ाते थे। ठीक है। और पूछेगा कि चाणक्य का जो सबसे अच्छा जो शिक्षक जो सबसे अच्छा प्रसिद्ध मतलब छात्र था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है उसको बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल राजवंश के द्वारा जो खजुराहो का मंदिर है उसको बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष यानी कि सबसे उच्च स्थान पर किसके शासनकाल में पहुंची थी? तो शाहजहां के शासनकाल में जो वास्तुकला था वो पहुंचा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंधार मूर्तिकला शैली किससे प्रभावित थी? तो यूनानी कला। ठीक है। यूनानी या ईरानी कला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को खालिस्तान के रूप में सुझाती है।
तो क्या हो जाएगा, अतिरिक्त विकास। ठीक है, यह आउट ऑफ सिलेबस है, इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा करंट अफेयर जैसा कुछ दिया है। क्या हो जाएगा, अतिरिक्त विकास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनपी 2020 में शामिल किया गया था? तो समान और समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरक्षण जो है इसको सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चीनी विद्वान आई किंग और ह्वेनसांग ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा कब किया था? तो 7वीं शताब्दी में। ठीक है, कब आया था ह्वेनसांग? 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि श्री धन्याकट विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध हुआ? तो किसके काल में? जो जो ऋषि नागार्जुन थे उसके काल में प्रसिद्ध हुआ, जो धन्याकट मंदिर था, सॉरी धन्याकट विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मंदिर के सबसे पवित्र भाग को क्या कहते हैं? जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति होती है तो उसको गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गर्भगृह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रथ जो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो पल्लव राजवंश के द्वारा जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंगोर वाट मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में। ठीक है, कहाँ पर है अंगोर वाट मंदिर? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटाइन की गुफाएं किस देवता को समर्पित थी? तो शिव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किस में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो हम्पी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 है और आखिरी है कि इनमें से कौन सी गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है? तो एलोरा की मंदिर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं इससे पहले 200 प्लस क्वेश्चन बनवा दिया हूँ, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।